यह लो बहन जी, हम भवानी माता के मंदिर से बहू के लिए ये रक्षा सूत्र लेकर आए हैं। हल्दी और मेहंदी की रस्म के बाद इसे बहू के गले में बांध देना। हमारे मालवा इलाके में मान्यता है कि कच्ची हल्दी की महक नई दुल्हन को कमजोर करती है, इसलिए उसे हल्दी की रस्म के बाद बाहर ना निकलने देना। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, हम आज ही रिया को यह धागा बांध देंगे। किसी की बुरी नजर नहीं पड़ेगी उस पर। अब वह आपकी नहीं, हमारी अमानत बन चुकी है। रिया की सगाई के बाद 5 दिन में ही सारे रस्मों की तैयारियां पूरी हो गईं। हल्दी, मेहंदी सब धूमधाम से हुआ और फिर विनय बारात लेकर रिया के दरवाजे पर पहुंच गया। विदाई के बाद 8 घंटे का लंबा सफर तय करके रिया और विनय अपने गांव गौरवपुर पहुंचते हैं। रिया बेहद उत्साहित थी। विनय की पुश्तैनी हवेली, शाही अंदाज में गृह प्रवेश, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। वाह, कितना सुंदर है ये गांव, यहां तो हर तरफ हवेलियां ही हवेलियां हैं, रिया ने चहकते हुए कहा। रुको रुको, मेरी एक फोटो लेना। यहां, रिया ने गाड़ी रुकवाई और दौड़ते हुए एक वीरान हवेली के दरवाजे से भीतर चली गई। यह हवेली कुछ अलग सी थी, वीरान और सुनसान, लेकिन रिया को परवाह नहीं थी। जैसे ही वह उस हवेली के आंगन में पहुंची, वहां लगे पीपल के पेड़ से सैकड़ों चमगादड़ फड़फड़ाते हुए उड़ गए। आंगन में पड़ा झूला खुद हिलने लगा। तुम्हें किसने कहा यहां जाने को? ये हवेली नहीं, खंडहर है, आगे से यहां मत आना। अरे बाबा, सिर्फ एक फोटो ही तो खिंचवानी थी। रिया की जिद देखकर विनय ने उसकी फोटो खींची और उसे लेकर गाड़ी में बैठ गया। कुछ ही देर में वे पुश्तैनी हवेली पहुंचते हैं। राशि, जल्दी से फूलों का थाल, आरती और कलश ले आओ, बहू रानी आ गई है। विनय की मां कमला देवी नए अंदाज में रिया का स्वागत करती हैं और उसे पारंपरिक तरीके से कलश गिराकर घर में प्रवेश करने को कहती हैं, लेकिन रिया कलश को उल्टी दिशा में गिरा देती है। चावल आंगन में नहीं, बाहर की ओर बिखर जाते हैं। यह क्या किया तुमने बहू? चावल सौभाग्य का प्रतीक होते हैं, इसे उल्टी दिशा में गिराना अशुभ होता है। गलती से हो गया मां जी, थक गई थी मैं। कमला चुप तो हो जाती है, लेकिन रिया का कमरे में जाते समय मुस्कुराना उन्हें खटक जाता है। उन्हें लगने लगता है कि यह मुस्कान सिर्फ मासूमियत नहीं, कुछ और है। अगले दिन कमला विनय से कहती है, पंडित जी को बुला लाओ, कुछ रस्में करानी है, और बहू से कहना तैयार हो जाए। विनय पंडित जी को बुलाने निकल जाता है। 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन रिया कमरे से बाहर नहीं आती। कमला दरवाजे तक जाती है। अंदर से खिलखिलाने की आवाजें आती हैं। देखो कोई आ जाएगा, जाओ यहां से। वैसे भी वो बुढ़िया मुझे बहुत घूरती है, विनय तो घर पर है नहीं। कमला का माथा ठनकता है, अंदर कौन है? वह दरवाजा खोल देती है, लेकिन कमरा खाली होता है। कुछ ही देर में बाथरूम से रिया बाहर निकलती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमला को यकीन हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह विनय को रिया की तबीयत कुछ अजीब लगती है। क्या हुआ रिया? चेहरा क्यों इतना सफेद है? सर दुख रहा है? रिया जवाब नहीं देती, अपनी लट को उंगली में लपेटते हुए गुनगुनाने लगती है। उसकी मुस्कान अजीब थी। वह विनय को आंखों में आंखें डालकर देख ही नहीं रही थी। मेरे लिए चाय बना दोगी? रिया रसोई में जाती है, लेकिन वहां उसके जेठ रवि मौजूद होते हैं। रिया उनकी तरफ लाल लाल आंखों से घूरती है। रवि घबरा जाते हैं। क्या हुआ रिया, ठीक हो? रिया धीरे धीरे उनके पास जाती है, फिर एकदम चीखते हुए वहां से भाग जाती है। रवि कुछ समझ पाते उससे पहले ही देखते हैं कि रिया फिर से रसोई में दाखिल होती है। इस बार वह पल्लू सर पर डाले हुए हैं। रवि ये बात अपनी मां को बताते हैं। मां, ये लड़की अजीब है, पल में पल्लू ओढ़ती है, पल में पास आने लगती है। संस्कारों का तो कोई नाम और निशान नहीं। कमला का शक और गहरा हो जाता है। उस रात कमला की नींद ठंड लगने से टूट जाती है। खिड़की के पास कोई साया गुजरता हुआ दिखता है। इतनी रात को कौन टहल रहा है हवेली में? कमला दरवाजा खोलकर बाहर झांकती है तो देखती है रिया अपने कमरे की ओर तेज कदमों से जा रही है। सुबह जब चूड़ी वाले की आवाज आती है, कमला रिया को बुलाती है। रिया, जाओ चूड़ा पसंद कर लो। 2 मिनट बाद रिया सीढ़ियां उतरती हुई आती है। मां जी, बुलाया आपने? मैं बाथरूम में थी।
क्या? अभी तो तुम बाहर निकली थी चूड़ा देखने के लिए, इतनी जल्दी ऊपर से नीचे कैसे आ गई? कमला को अभी यकीन हो चला है ये लड़की साधारण नहीं। उसी रात विनय एक दोस्त की शादी में जाता है। कुछ देर बाद कमला को रिया के कमरे से मर्दाना आवाज सुनाई देती है। वह दरवाजा खोल कर देखती है, कमरे में सिर्फ रिया है। वह आराम कुर्सी पर बैठी हंस रही है, लेकिन उसकी हंसी में आदमी और औरत दोनों की आवाज शामिल है। अचानक वह चुप होकर दरवाजे की ओर देखती है। कमला भाग जाती है। कमला घबराकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। दरवाजे पर दस्तक होती है, फिर पीटने की आवाज। कमला झांकती है, सामने रिया का सफेद चेहरा। कमरे में खून के पैरों के निशान बनते हैं और गायब हो जाते हैं। सुबह जब विनय लौटता है, वह रिया को ढूंढता है। मां, रिया घर पर है क्या? अरे बेटा, वो तो गई नहीं थी, पूरी रात यहीं थी और मैंने खुद देखा उसे। नहीं मां, वो तो मेरे साथ शादी में गई थी, सुबह 4 बजे अचानक गायब हो गई। क्या कह रहे हो? अगर वह तुम्हारे साथ थी तो रात भर यहां कौन था? दोनों हैरान रह जाते हैं। कमला कहती है, यह कोई सामान्य बात नहीं है, हमें किसी तांत्रिक से मिलना होगा। विनय और कमला पास के पहाड़ी बाबा के पास जाते हैं। बाबा ध्यान लगाते हैं, फिर कहते हैं, कल अमावस्या है, आपकी बहू के पास समय कम है, वह एक जिन्न के प्रभाव में है। विनय फोटो दिखाता है चौसर हवेली की। बाबा फोटो में काली परछाई देखकर चौंक जाते हैं। मुझे उसी हवेली में ले चलो। वे चौसर हवेली पहुंचते हैं। रिया झूले पर बैठी हंस रही होती है। बाबा उसके चारों ओर सिंदूर का घेरा बनाकर मंत्रों का जाप करते हैं। रिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कुछ देर बाद वह बेसुध होकर गिर जाती है। बाबा उसे रक्षा सूत्र बांधते हैं। अब वह सुरक्षित है, लेकिन ध्यान रखना, इस हवेली के पास अब कोई स्त्री ना आए। बाबा समझाते हैं कि जिन्न बहुत ताकतवर था, ये आपकी बहू को अपने साथ ले जाना चाहता था। विनय रिया को घर ले आता है और चौसर हवेली का झूला एक बार फिर हिलने लगता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूं, लेकिन मुझे यकीन है कोई ना कोई जरूर होगा जो इस सबको समझना चाहेगा, और तब शायद मेरी आत्मा को भी शांति मिल जाए। मेरी कार की हेडलाइट्स उस वीरान सड़क पर झिलमिलाते हुए आगे बढ़ रही थी। रात के लगभग 11:40 थे और बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली इस तरह चमक रही थी मानो किसी ने सफेद चादर पर चाकू चला दिया हो। हर बार जब बिजली कड़कती, सड़क के किनारे खड़े पेड़ों की परछाइयां कार के शीशे पर दिखती हुई सी लगती। मैं उस समय एक छोटे से गांव की ओर जा रहा था, निवाड़ा। शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, और अच्छा ही है, क्योंकि अगर आपने सुना होता तो शायद आप ये कहानी सुनने की हिम्मत न कर पाते। निवाड़ा मेरे बचपन का गांव, जहां अब कोई नहीं रहता। कहते हैं लोग वहां से भाग गए, और जो नहीं भागे वो अब बोल नहीं सकते। बारिश कुछ और तेज हो गई थी और मेरी कार की वाइपर्स भी अब थकने लगे थे। सामने एक पुराना शिव मंदिर दिखा, टूटा फूटा, लेकिन अब भी वहां एक पीपल का पेड़ था जिसकी शाखाएं हवा में डरावनी परछाइयां बना रही थी। मैंने गाड़ी वहीं रोक दी। इंजन की आवाज बंद होते ही एक अजीब सी खामोशी फैल गई, एकदम भारी खामोशी। सिर्फ बारिश की बूंदें और दूर से किसी उल्लू की आवाज। मैं गाड़ी से बाहर निकला। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें कुछ था, कुछ अजीब, जैसे कोई आपको देख रहा हो, जैसे किसी की निगाहें आपकी गर्दन के पीछे जमी हो। मैं मंदिर के सामने खड़ा हो गया। सांसें ठंडी भाप में बदल रही थी, और तभी मैंने बोलना शुरू किया खुद से, काश ये सब कभी शुरू ही ना हुआ होता। काश वो लड़की मुझे यूं जीने देती। मुझे नहीं पता मैं किससे बात कर रहा था, शायद उस आत्मा से जो अब भी मेरे साथ थी, या खुद से, क्योंकि अब तक और कोई बचा नहीं था। अब मैं आपको ले चलता हूँ उस दिन पर जहाँ ये सब शुरू हुआ। मैं अर्जुन वर्मा, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उस दिन मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में काम कर रहा था। शाम को बाकी सब जा चुके थे और मैं अकेला था, बस अपनी कोडिंग और कॉफी के साथ। मैंने खिड़की से बाहर देखा। आसमान बिल्कुल अंधेरा था। बिजली की एक मोटी लाइन झूल रही थी।
और उसकी टिमटिमाती रोशनी खिड़की के कांच पर झलक रही थी। मैंने सोचा कुछ देर रुकता हूं, बारिश थम जाए तो निकलूंगा। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला और देखा एक लड़की खड़ी थी, सिर से पांव तक भीगी हुई, कांपती हुई। उसने कहा, हेलो, मेरा नाम नेहा है, बाहर बारिश में फंस गई हूं, क्या मैं थोड़ी देर अंदर रुक सकती हूं? उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, पर मैं सोच भी ना पाया, बस जवाब दिया, हाँ हाँ आइए, बारिश बहुत हो रही है। नेहा ऑफिस में एक कुर्सी पर बैठ गई। उसके कपड़े भीगे थे, बाल पानी से लटक रहे थे और उसकी सांसें तेज थीं। आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूं, इसी शहर में। अच्छा, मैं अर्जुन हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हमने थोड़ी हल्की फुल्की बात की। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ था, कुछ अधूरा, कुछ टूटा हुआ। फिर उसने मेरी डेस्क पर पड़ा एक कार्ड उठाया। ये आपकी शादी का कार्ड है? जी हाँ। 2 हफ्ते बाद वो कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, मुझे शादियों से नफरत है, कभी बहुत पसंद थी, पर अब नहीं। उसकी आवाज में दर्द था। मैं पूछना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हुई। बारिश रुक गई थी। नेहा उठी और बोली, अब मैं चलती हूं, लेकिन अर्जुन, एक बात कहूं? हाँ, अगर मैं दोबारा आ गई तो तुम्हारी होने वाली दुल्हन का क्या होगा? मैं मुस्कुराया, सोचा ये मजाक है, क्या मतलब? कुछ नहीं, मजाक कर रही थी। और फिर वो चली गई। मैं घर पहुंचा, दरवाजा पहले से खुला था। मैं चौंका। मैं तो लॉक करके गया था। अंदर आया, लाइट जलाई, सब कुछ वैसे ही था, सिवाय एक चीज के। ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर किसी ने लिपस्टिक से लिखा था, वेलकम बैक। मैं वहीं जम गया। मैंने अपने मोबाइल से फोटो लेना चाहा, लेकिन जैसे ही कैमरा खोला, पीछे कोई परछाई दिखी। मैं पलटा, कोई नहीं था। शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। रात को सोते समय मोबाइल पर कॉल आया। हेलो, शादी मत करना अर्जुन। कौन? क्योंकि अगर तुमने शादी की तो किसी की जान जाएगी। फोन कट गया। अब मुझे लगने लगा था कि ये सब मेरी सोच है, शायद काम का प्रेशर, शायद अकेलापन। रात ढल रही थी, पर नींद नहीं आई। पंखे की धीमी आवाज, बाहर सड़क पर दौड़ता कोई कुत्ता और दिल की धड़कनों की गूंज। तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हुआ। मैं बिस्तर से कूद पड़ा। दरवाजा बंद, लॉक नहीं था। बाहर देखा, नेहा खड़ी थी, एक पल को, फिर गायब। रात लगभग बिना नींद के बीती। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी, लेकिन मन के अंदर अब भी अंधेरा पसरा हुआ था। मैं बिस्तर से उठकर सीधे किचन में गया। चाय बनानी थी, क्योंकि सिर भारी हो रहा था। चाय का पानी चढ़ा ही था कि मेरी नजर डाइनिंग टेबल पर रखे मोबाइल पर पड़ी। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन था, मिस्ड कॉल, अननोन नंबर। रात को जो कॉल आया था वो किसी आम कॉल की तरह नहीं लगा था। उसकी आवाज, उसका लहजा, कुछ तो अजीब था। मैंने कॉल डिटेल्स देखी, कोई नंबर नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। मोबाइल हाथ में लिए मैं कुछ पल यूं ही खड़ा रहा, जैसे किसी के जवाबों की तलाश में, जो शायद अब भी मेरे कमरे की दीवारों में कहीं गूंज रहे थे। चाय का कप लिए मैं बाथरूम गया। चेहरा धोने के बाद जैसे ही आईने में देखा, एक झटका सा लगा। मेरे ठीक पीछे खिड़की के पास कोई खड़ा था, साया था, सफेद कपड़ों में। मैंने तुरंत पलट कर देखा, कोई नहीं। मैंने दोबारा आईने में देखा, अब भी कोई नहीं। पर जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी वो ये कि आईने पर कुछ लिखा था, भाप से भरे कांच पर 2 शब्द भरे, वो वापस आई है। मैंने हाथ से आईना पोंछा, अब कुछ नहीं था। एक पल को लगा कि ये सब मेरा भ्रम है, लेकिन दिल की धड़कनें कुछ और ही कह रही थी। दिन के बाकी घंटे ऑफिस में निकल गए, पर मन वहीं अटका रहा। सहकर्मी पूछते रहे, सब ठीक है अर्जुन? मैं बस मुस्कुराकर टाल देता। लंच ब्रेक के दौरान एक दोस्त करण ने मुझसे कहा, तू बहुत अजीब लग रहा है यार, नींद नहीं ली क्या? मैंने हंसी में टाल दिया, लेकिन मन के अंदर कुछ उलझता जा रहा था। लौटते वक्त बारिश नहीं हो रही थी, सड़कें सूखी थीं, पर मन में अब भी पानी बह रहा था, डर का, उलझन का और एक अनकही कहानी का।
रात को खाना खाकर जैसे ही सोने की तैयारी की, दरवाजे पर फिर वही दस्तक हुई। मैंने सांस रोकी, धीरे से दरवाजा खोला। कोई नहीं। नीचे देखा, एक गुलाब रखा था। उसके नीचे एक कागज था। उस पर लिखा था, तुमने कहा था बारिश थमने पर मिलेंगे। बारिश तो अब रुकी है अर्जुन। कागज उठाया। गुलाब की महक अजीब सी थी, जैसे उसमें मिट्टी और धुआं मिला हो। कंधे पर झुरझुरी दौड़ गई। मैंने दरवाजा बंद किया और जल्दी से लॉक कर दिया। उस रात कुछ अलग ही था। सारी लाइट्स बंद कर बिस्तर पर लेटा ही था कि ऊपर की छत से खटखट की आवाजें आने लगी। सच कहूं तो उस घर में कोई छत पर चढ़ता नहीं था। मैं तीसरी मंजिल पर रहता था और ऊपर सिर्फ टंकी थी। आवाज रुक रुक कर आती रही, कभी चलने की, कभी कुछ घसीटने की। मैंने फोन की टॉर्च जलाई और बालकनी में जाकर ऊपर झांका। कुछ नहीं दिखा, लेकिन नीचे उतरते ही कुछ गिरा। एक पुराना लाल रिबन। उस पर कुछ लिखा था, शायद नेम टैग जैसा, नेहा। अगली सुबह मैंने घर के स्टोर रूम में कुछ ढूंढने की सोची। वहां एक पुराना लोहे का बक्सा था जो मेरे आने के समय से ही पड़ा था, पर मैंने कभी खोलने की जरूरत नहीं समझी। अब न जाने क्यों मन किया उसे देखने का। चाबी खोजकर जैसे ही बक्सा खोला, धूल और सीलन की गंध नाक में भर गई। अंदर एक पुरानी डायरी थी। खोलते ही पहले पन्ने पर लिखा था, नेहा भंडारी। तारीख थी 2006। मुझे लगा शायद ये कोई पुरानी किराएदार रही होगी, पर जैसे जैसे पन्ने पलटता गया मेरी सांसें थमने लगीं। डायरी में वो सब बातें थीं जो वो लड़की ऑफिस में कह चुकी थी। शादी, फिर धोखा, आग, अधूरी जिंदगी। आखिरी पेज पर सिर्फ एक वाक्य था, मैं लौटूंगी जब वो फिर किसी और का होगा। उस रात मुझे बहुत अजीब सपना आया। मैं एक जलते हुए घर में था। दीवारें पिघल रही थीं और किसी लड़की की चीखें गूंज रही थीं, अर्जुन, मुझे जलाया क्यों? मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, पर वो जाम था। अचानक मेरे हाथ में खंजर आ गया। मैंने उसे जमीन पर फेंका और सामने नेहा खड़ी थी, आधा चेहरा जला हुआ, आंखों में खून, होंठों पर वही मुस्कान। अब तुम्हारी शादी मेरी मर्जी से होगी अर्जुन। मैं चीख कर उठ बैठा। मैंने अगली सुबह उस मकान के वॉचमैन से बात की। उसने सुना तो कांपने लगा। साहब, एक लड़की थी, डॉक्टर नेहा। वो यहीं रहती थी 4 साल पहले। फिर क्या हुआ? उसकी शादी टूटी। फिर एक रात आग लग गई। किसी ने कहा आत्महत्या थी, किसी ने कहा हत्या। मकान तब से सूना पड़ा था। आप पहले किराएदार हो, उसके बाद। और वो गुलाब, वो रिबन, ये सब। साहब, हम तो दिन में आते हैं, ये सब रात का खेल है। उस दिन शाम को मैंने महक से मिलने का फैसला किया। मेरी मंगेतर, उसे सब बताना जरूरी था। हम एक कैफे में मिले। अर्जुन, सब ठीक है ना? नहीं महक, कुछ ठीक नहीं है। मैंने उसे सब बताया, नेहा, डायरी, सपना, रिबन। वो कुछ पल तक चुप रही, फिर बोली, क्या तुम उस लड़की से पहले कभी मिले हो? नहीं, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। या शायद था, जिसे तुम भूल गए हो। उसका ये सवाल मेरे भीतर कुछ तोड़ गया। क्या सच में कोई भूला हुआ रिश्ता था? रात को घर लौटते वक्त मुझे बार बार लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। सड़क सुनसान थी। पीछे देखा, कोई नहीं, पर हर कदम पर सन्नाटा और कदमों की आवाज पीछा करती रही। घर आकर जैसे ही लाइट जलाई, कमरे के बीचों बीच गुलाबों का एक ढेर रखा था। उनके ऊपर रखा था एक लाल दुपट्टा। मैं पीछे हट गया, पर पीछे एक आवाज थी, अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते अर्जुन। रात गहराती जा रही थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये सब मेरे भ्रम का हिस्सा नहीं। कोई था जो लौट आया था और उसका इरादा साफ था, मुझे अपने साथ ले जाने का। उस रात जैसे ही बत्ती बंद कर बिस्तर पर लेटा, आंखें बोझिल हो चुकी थीं, लेकिन नींद के दरवाजे पर खड़े थे कई अनसुलझे सवाल। वो लड़की कौन थी? क्या सच में उसका मुझसे कोई पुराना रिश्ता था? आंख लगते ही एक सपना शुरू हुआ, और वो सपना नहीं, एक याद थी। सपने में मैं एक गांव में था। चारों तरफ हरियाली, लेकिन हवाओं में अजीब सन्नाटा। छोटा सा मैदान, बीच में पीपल का पेड़, और उसके नीचे 2 बच्चे फेरे ले रहे थे। सारे लोग तालियां बजा रहे थे। एक बच्चा मैं था।
दूसरी बच्ची का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें मैं पहचान गया। नेहा की आंखें। मैं चौंक कर जाग गया। सीने पर इतना बोझ था जैसे किसी ने बैठकर सांसें रोकती हों। अब बात मेरे हाथ से निकल रही थी। मैंने निश्चय किया कि इस गांव और अपने अतीत के बारे में जानना होगा। मैंने मम्मी को फोन किया। पहली बार इतने सालों बाद कुछ गंभीर बात पूछी। माँ, क्या मेरा बचपन में कभी किसी से रिश्ता हुआ था? कोई परंपरा या कुछ? फोन पर थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर माँ की आवाज आई, भारी और धीमी। अर्जुन, ये बातें बहुत पुरानी हैं, लेकिन हाँ, एक बार तेरी दादी ने तुझसे एक कसम खिलवाई थी। कसम? कैसी? गांव में एक प्रथा थी, बचपन में ही रिश्ते तय कर दिए जाते थे। तू और एक लड़की, शायद सायरा नाम था उसका, तुम्हारी एक रस्म हुई थी। क्या मतलब रस्म? शादी? हाँ, पर वो खेल जैसा था, परंपरा के नाम पर मजाक। कोई गंभीरता नहीं थी उस वक्त। और वो लड़की अब कहाँ है? वो तो बहुत साल पहले जल गई किसी हादसे में। उसके बाद उस गांव में कोई नहीं रुका बेटा। माँ की आवाज कांप रही थी। हमने वो बातें भुला दी अर्जुन, तू भी भूल जा। लेकिन मैं जानता था, कुछ बातें भूलने से नहीं जाती, वो लौटती हैं, और जब लौटती हैं तो सब कुछ ले जाती हैं। मैंने छुट्टी ली और उसी दिन निकल पड़ा निवाड़ा की ओर, अपने अतीत की तरफ। सड़कें अब भी वैसी ही थीं, टेढ़ी, कच्ची और वीरान। गूगल मैप ने भी हार मान ली थी। मैंने गाड़ी सड़क किनारे खड़ी की और आगे पैदल चल पड़ा। गांव अब लगभग उजाड़ था। कुछ टूटी हुई झोपड़ियां, झाड़ियों में दबे मकान और पेड़ जिनके नीचे अब कोई नहीं बैठता। वहां एक बूढ़ा बैठा था, मटमैले कपड़े, झुकी कमर, हाथ में लाठी। बाबा, आप निवाड़ा के ही हैं? उसने मुझे गौर से देखा। आंखें इतनी गहरी थीं जैसे जमीन के नीचे से देख रही हूं। तू अर्जुन है ना? मैं हक्का बक्का रह गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? तुझे देखकर उसकी याद आ गई, सायरा की। बाबा ने जो कहानी बताई, उसने मेरी रूह तक हिला दी। तू और सायरा, तुम दोनों की बचपन में शादी हुई थी, रस्मों के नाम पर ही सही, पर वो सायरा के लिए पूरी दुनिया थी। फिर तू अपने माँ बाप के साथ शहर चला गया और वो यहीं रह गई। हर साल तुझे देखने का इंतजार करती रही। वो पढ़ने में होशियार थी, सुंदर भी, डॉक्टर बनना चाहती थी, बनी भी। पर जब तू वापस आया और उसे ठुकरा दिया, उसने खुद को आग लगा ली, उसी मंदिर में जहां फेरे लिए थे तुम दोनों ने। उसकी आत्मा वहीं बंध गई और वो अब भी तेरा इंतजार कर रही है। मैंने आंखें बंद कर ली। सारा शरीर कांप रहा था। जो रिश्ता मजाक समझा गया था, वो उसकी जिंदगी थी और मेरी अब मौत बन चुकी थी। मैं मंदिर की ओर गया। रास्ता सूना था, हर कदम पर जैसे जमीन कांपती हो। पीपल का पेड़ अब भी वहीं था, उसके नीचे एक टूटी हुई वेदी, कुछ जले हुए लकड़ी के टुकड़े और एक लाल चूड़ी। मैंने चूड़ी उठाई। उसकी सतह पर नाम उभरा हुआ था, सायरा। अचानक हवा तेज हो गई, बिजली चमकी और मंदिर के अंदर एक लड़की की परछाई दिखाई दी। लंबे बाल, लाल साड़ी और चेहरा आधा जला हुआ। वो मेरे पास आई। अर्जुन, मुझे अब भी उम्मीद है। सायरा, मैं नहीं जानता था ये सब। तुम जानते हो, दिल से जानते हो, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं और अब मैं तुम्हें किसी और का होने भी नहीं दूंगी। मैं वापस शहर लौटा, लेकिन मन वहीं अटका रहा। घर आकर सबसे पहले आईना देखा। इस बार कोई शब्द नहीं, पर मेरे पीछे सायरा खड़ी थी, आंखों में आंसू थे। तुमने मुझसे वादा किया था अर्जुन, बचपन में लिया हुआ हर फेरा अब भी मुझे याद है। तुम क्यों लौटी हो सायरा? क्योंकि मेरी कहानी अब भी अधूरी है और मैं अधूरी नहीं रह सकती। अब मुझे एक रास्ता चाहिए था, कोई हल, कोई समाधान। किसी ने कहा, एक बाबा है जो शहर के बाहर जंगल में रहते हैं, वो आत्माओं से बात कर सकते हैं। मैं अगले दिन वहां गया। पुरानी झोपड़ी थी, धुएं में घिरी। बाबा ने मेरी ओर देखा, जैसे सब जान गए हों। तू वो अर्जुन है ना, जिसकी आत्मा बंधी हुई है एक अधूरे रिश्ते से? मैंने धीरे से सिर हिलाया। सायरा अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, वो तुच्छ आत्मा नहीं रही। उसका गुस्सा, उसकी तड़प उसे शक्तिशाली बना चुके हैं। क्या उसे रोका जा सकता है? नहीं, लेकिन मुक्त किया जा सकता है। कैसे?
उसे वो दो चीजें दो जो छिन गई थीं, एक उसका प्यार, दूसरी उसका न्याय। सायरा लौट चुकी थी। अर्जुन को उसका अतीत अब पहचान में आने लगा था। गांव से लौटने के बाद जैसे शरीर तो वापस शहर आ गया था, लेकिन आत्मा वहीं मंदिर की दहलीज पर रह गई थी। सायरा की आंखें, उसकी जली हुई देह की परछाई और वो टूटी हुई वेदी, हर चीज आंखों में दर्ज हो चुकी थी। घर आकर सबसे पहला काम मैंने किया, सारे आईने उतार दिए, दरवाजों पर लाल धागा बांधा, बाबा से मिली राख को कमरे के कोनों में छिड़का। लेकिन सच कहूं तो डर सिर्फ बाहर से नहीं आता, वो भीतर बैठता है, और जब वो अंदर घर बना ले तब कोई राख, कोई धागा कुछ नहीं कर सकता। 3 दिन बाद मैंने महक को बुलाया। कॉफी शॉप के कोने वाली टेबल पर बैठकर मैं उसे बस देखता रहा। वो अब भी वैसी ही थी, मुस्कुराती हुई, चंचल, लेकिन उसकी आंखों में भी अब सवाल थे। कहाँ थे तुम अर्जुन? गांव गया था। गांव? अचानक? मैंने कुछ नहीं छुपाया। सायरा, मंदिर, बचपन की शादी, सब कुछ कह दिया। महक पहले तो हैरान हुई, फिर बोली, अर्जुन ये सब बहुत अजीब है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी हो हम मिलकर सामना करेंगे। मैंने उसे थाम लिया। उस पल मुझे सच में लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस वक्त मैं नहीं जानता था कि जिस हाथ को थामा था वही अब मुझे नीचे खींचेगा। उस रात महक मेरे फ्लैट आई। वो चाहती थी कि मैं अकेला न रहूं। रात करीब 1 बज रहा था। महक सो चुकी थी, लेकिन मैं करवटें बदल रहा था। तभी बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई, धीमी, लगातार। मैं उठा, बाथरूम की लाइट जलाई। सब कुछ सूखा था, पर शीशे पर एक लाल लिपस्टिक से लिखा था, वो मेरी थी, मेरी रहेगी। पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। मैं पलटा, महक थी। क्या कर रहे हो अर्जुन? सब ठीक है? तुम अभी तो सो रही थी। हाँ, नींद खुली तो देखा तुम बाथरूम में हो। डर लगा। मैंने शीशे की ओर इशारा किया। अब वहां कुछ नहीं था। अगले दिन से मुझे महक में कुछ बदलाव दिखने लगे। उसकी आवाज में कभी कभी भारीपन आ जाता, जैसे 2 आवाजें एक साथ बोल रही हो। उसके सवाल अजीब हो गए थे। अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम शादी करोगे अर्जुन? अगर कोई लड़की कहे कि तुम उसके हो तो क्या करोगे? उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थी। कभी कभी लगता जैसे उनमें कोई और देख रहा हो। एक शाम हम दोनों कार से लौट रहे थे। महक ड्राइव कर रही थी। सड़क सुनसान थी। आसमान में काले बादल थे और हवा में नमी और घुटन। तभी उसने कहा, अर्जुन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं। हाँ बोलो। नेहा यानी सायरा वापस आ चुकी है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि कभी कभी वो मेरे अंदर आ जाती है। क्या मतलब? वो मुझसे बात करती है। क्या कहा उसने? कि अगर मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा तो वो मुझे मार डालेगी। मैंने गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन ब्रेक फेल हो चुका था। गाड़ी अब अपने आप चल रही थी। महक रो रही थी। मैं नहीं चला रही। अर्जुन ये मैं नहीं हूं। सामने एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, झुलसा चेहरा। गाड़ी सीधे उससे टकराई। गाड़ी का सामने का शीशा खून से भर गया। महक बेहोश थी। मैं चिल्ला रहा था। मैंने उतर कर देखा, कोई शरीर नहीं था, बस एक लाल दुपट्टा जो हवा में उड़ता हुआ पेड़ की शाखों में फंस गया। मैंने महक को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर बोले कोई चोट नहीं है, लेकिन मानसिक सदमा बहुत गहरा है। हो सकता है उसे कुछ याद न रहे। अगले दिन जब मैं अस्पताल पहुंचा, महक खिड़की के पास बैठी थी। उसे देखकर मेरे पैर थम गए। वो मुस्कुरा रही थी, एक अजीब खोखली मुस्कान। कैसे हो अर्जुन? तुम ठीक हो? हाँ अब बिल्कुल। वैसे भी शादी से पहले थोड़ी परीक्षा तो जरूरी है ना। मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी और उसके कंधे पर मुझे एक जली हुई अंगूठी का निशान दिखा। ये क्या है? याद नहीं, शायद सपना था या सच। रात को मुझे फिर सपना आया। इस बार मैं और महक मंदिर में थे। सायरा सामने खड़ी थी, हाथ में वही खंजर जो सपना नंबर 1 में देखा था। अब मेरी शादी पूरी होगी अर्जुन। इस बार कोई नहीं बचेगा। महक मेरे हाथ में खंजर पकड़ाती है। ले लो, खत्म कर दो इस अधूरी कहानी को। मैं चीखता हूँ, ये क्या हो रहा है? सायरा कहती है, ये वही है
जो तुमने शुरू किया था अब खत्म भी तुम ही करोगे। मैं फिर बाबा के पास गया। उन्होंने मेरा चेहरा देखते ही कहा, वो अब तुम्हारे सबसे पास वाले के अंदर समा चुकी है। सायरा को अब सिर्फ 2 चीजों से रोका जा सकता है, एक सच्चा पछतावा, दूसरा आत्म बलिदान। मतलब तुझे वो देना होगा जो तूने उससे छीन लिया, उसका हक। अब तू बचपन में जिसे भूल गया अब उससे नजरें नहीं फेर सकता। पर महक का क्या? वो अब सायरा की राह में है। अगर तू कुछ नहीं करता तो अगली चिता महक की जलेगी। सायरा ने अब सिर्फ अर्जुन की यादों को नहीं, उसके वर्तमान को भी जकड़ लिया था। महक अब एक आवरण थी जिसके पीछे सायरा सांस ले रही थी, और अर्जुन, उसके पास वक्त कम था। बाबा की झोपड़ी में बैठा मैं चुप था। बाहर जंगल की सूखी टहनियों की आवाजें हवा में फुसफुसा रही थी। बाबा मेरे चेहरे को गौर से देख रहे थे। वक्त आ गया है बेटा। अब सायरा सिर्फ चेतावनी नहीं दे रही, वो मांग रही है तुझसे, तेरी आत्मा से, तेरे हर रिश्ते से। मैंने भारी आवाज में पूछा, क्या मैं उससे पीछा छुड़ा सकता हूँ? बाबा ने सिर झुका लिया। अब नहीं, अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, उससे शादी कर या खुद को उससे मुक्त करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दे। मगर वो मर चुकी है बाबा। कैसे? मृत शरीर की सीमाएं होती हैं, आत्मा की नहीं। वो चाहती है वही विवाह जो अधूरा रह गया। वो उसी मंदिर में फेरे ले गई, पर इस बार साक्षी होंगे शमशान के धुएं और तुम्हारे पाप। शहर लौटकर मैं सीधे अस्पताल गया। महक को डिस्चार्ज मिल चुका था, वो अब घर पर थी। मैं उसके अपार्टमेंट पहुंचा। दरवाजा खुद खुला। हवा में चंदन और कपूर की गंध थी, लेकिन गहराई से आती थी राख की बू। महक खिड़की के पास बैठी थी। पीछे से सूरज की रोशनी उसकी देह के आर पार लग रही थी, जैसे वो असल में वहीं हो भी और नहीं भी। महक, मैंने धीमे से पुकारा। वो धीरे धीरे मुड़ी, चेहरा शांत पर आंखें वो वहीं थी, सायरा की। तय हो गया अर्जुन, उसने कहा। तुम और मैं अगली पूर्णिमा की रात उसी मंदिर में शादी करेंगे। क्या तुम्हें याद है ना, बचपन की वो रात जब 7वां फेरा अधूरा रह गया था? सायरा, महक को छोड़ दो, उसे तकलीफ मत दो। मैं अब उसे तकलीफ नहीं दे रही अर्जुन। वो अब मुझ में समा गई है। अब वो नहीं रही। अब सिर्फ हम हैं, मैं और तुम। मुझे अब सिर्फ एक ही रास्ता समझ आ रहा था। जिस यज्ञ की बात बाबा ने की थी वही आखिरी उम्मीद थी। मैंने बाबा से संपर्क किया। उन्होंने कहा, शमशान के पास एक विशेष जगह है जहां आत्मा को मुक्त किया जा सकता है, लेकिन याद रखना, यज्ञ अधूरा न हो और कोई छल कपट न हो। अगली रात मैं और बाबा उस जगह पहुंचे। रात काली थी। कहीं दूर से सियार की आवाज आ रही थी। चारों तरफ राई के दाने छिड़के गए। बीच में अग्निकुंड। बाबा ने यज्ञ प्रारंभ किया। मंत्रों की ध्वनि से जैसे पेड़ कांपने लगे। अचानक तेज हवा चली। अग्नि एक पल के लिए बुझी, फिर और तीव्र हुई। बाबा ने कहा, कुछ भी हो जाए इस घेरे से बाहर मत जाना। मैंने आंखें मूंद ली। मंत्रों की गूंज गहराने लगी। तभी आवाजें आने लगी, किसी लड़की की चीख, अर्जुन, ये बाबा तुम्हें धोखा दे रहा है। वो सच्चा बाबा नहीं है। वो मेरी आत्मा को कैद करना चाहता है। उठ जाओ अर्जुन, उठ जाओ। मैंने आंखें खोली। सामने मुझे खुद एक और बाबा दिखा, थोड़ी दूर जंगल की झाड़ियों के पीछे। वो भी अग्निकुंड के पास मंत्र पढ़ रहा था। ये क्या है? मैंने उस बाबा की ओर देखा जो मेरे पास था। वो एक पल को हंसा, फिर बोला, तू खुद ही अपनी कब्र खोद रहा है अर्जुन। अब मुझे समझ आ गया था, जिसे मैं बाबा समझ रहा था वो सायरा का भेजा छलावा था। उसने यज्ञ को मोड़ दिया था। अब ये यज्ञ आत्मा को मुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि अर्जुन की आत्मा को सायरा से बांधने के लिए था। मैं तुझसे शादी करवा रहा हूं अर्जुन। अब जीवन नहीं, मृत्यु लोक का विवाह होगा ये, जिसमें तू पूरी तरह मेरा हो जाएगा। मैंने पीछे देखा। सायरा खड़ी थी, लाल साड़ी, खून से सना चेहरा और आंखों में प्यास। अब कोई भाग नहीं सकता अर्जुन, न मैं न तुम। नहीं, मैं चिल्लाया, मैं अपनी आत्मा को तेरे हवाले नहीं कर सकता। मैंने उस धागे को तोड़ा जो बाबा ने सुरक्षा के लिए दिया था। जैसे ही धागा टूटा,
चारों ओर आग की लपटें उठीं। सायरा चिल्लाई, तूने अपनी मृत्यु को बुला लिया है अर्जुन। मैं भागता हुआ गाड़ी तक पहुंचा। गाड़ी अब खुद चलने लगी। पीछे से आवाज आई, तू चाहे कहीं भी भागे अर्जुन, तेरा अंत वहीं होगा जहां सब शुरू हुआ। और गाड़ी खुद ही मोड़ लेकर निवाड़ा की ओर चल पड़ी। रास्ते में जंगल, वीरान सड़कें, उड़ती हुई परछाइयां, हर मोड़ पर सायरा का साया। आखिरकार गाड़ी रुकी उसी मंदिर के सामने। मैं बाहर निकला। हवा में राख की गंध थी। सामने वेदी पर लाल चुनरी उड़ रही थी। सायरा वहां पहले से खड़ी थी, दुल्हन के रूप में, चेहरे पर अधूरा श्रृंगार और हाथ में वही खंजर। तू आ ही गया अर्जुन, अब फेरे लिए बिना कोई रास्ता नहीं। नहीं, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा सायरा, क्योंकि ये प्यार नहीं, ये पागलपन है। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया था, अब मैं तेरा सब कुछ बन जाऊंगी। मैं अपनी आत्मा किसी को नहीं दूंगा। तो ठीक है। उसने खंजर मेरे हाथ में थमाया। मार दे खुद को अर्जुन, कम से कम मर कर तो तू मेरा होगा। मैंने खंजर उठाया। उसकी धार में जलती हुई आग की रेखा सी थी। तू मुझसे मेरा वर्तमान छीन रही है, लेकिन मैं अपना अतीत भी तुझसे छीन लूंगा। और मैंने खंजर अपने सीने में उतार दिया। मैं जमीन पर गिरा। रक्त की धार बह रही थी। सायरा पास आई, मेरे माथे पर चूमते हुए बोली, अब तुम मेरी आत्मा में समा गए अर्जुन। अब कोई जीवन, कोई जन्म हमें अलग नहीं कर सकता। मेरी आंखें बंद हो रही थीं। आखिरी बार मैंने उसे देखा। अब वो शांत थी, जैसे बरसों की यात्रा पूरी हो गई हो। अर्जुन की सांसें बंद हो गईं, पर कहानी नहीं। कहते हैं उस रात के बाद मंदिर फिर कभी बंद नहीं हुआ। हर पूर्णिमा की रात वहां से धीमी शादी के गीतों की आवाज आती है। लाल साड़ी हवा में उड़ती है और कोई जोड़ा 7 फेरे लेता है। एक दूल्हा जो अब आत्मा है और एक दुल्हन जो पहले ही मर चुकी थी। सायरा की बाहों में मेरी सांसें थम चुकी थीं। मंदिर की घंटियां धीमे धीमे गूंज रही थीं। रात का सन्नाटा अब स्थायी हो चुका था। मेरे चारों तरफ सिर्फ राख थी। सायरा मेरी बंद आंखों को देखकर मुस्कुरा रही थी।